जीरो डे एक राजनीतिक थ्रिलर है जिसमें एक बड़ा साइबर हमला अमेरिका को अराजकता में धकेल देता है। इस हमले की जांच करने के लिए मौजूदा राष्ट्रपति एवलिन मिशेल पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज मुलन को वापस बुलाती हैं। जैसे जैसे बिजली व्यवस्था ठप हो जाती है और डर फैलता है, मुलन को टेक्नोलॉजी, वॉल स्ट्रीट और राजनीति से जुड़ी गहरी साजिशों का पता चलता है। न्यूयॉर्क सिटी के उत्तर में शांत उपनगरीय इलाके मशहूर टैपन जी ब्रिज के पास अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज मुलन की जिंदगी अचानक बदल जाती है। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद मुलन शांति से रह रहे थे, लेकिन अतीत अभी भी उनका पीछा करता है। एक दिन उनसे मिलने आती है एना सिंडलर, एक तेज और महत्वाकांक्षी लेखिका जो चाहती है कि वह मुलन की आत्मकथा लिखने में मदद करे। शुरुआत में यह मुलन के लिए अपने जीवन की कहानी दर्ज करवाने और विरासत छोड़ने का अच्छा मौका लगता है, लेकिन किस्मत एक काला मोड़ लेती है। जैसे ही एना मुलन के घर से निकलती है, उसकी कार एक तेज रफ्तार ट्रेन से टकरा जाती है। जो हादसा एक साधारण दुर्घटना लगता था, वह जल्द ही एक बहुत बड़ी और डरावनी साजिश का हिस्सा बन जाता है। इसी समय पूरे देश में अफरा-तफरी मच जाती है। बिजली व्यवस्था ठप हो जाती है, संचार नेटवर्क बंद हो जाते हैं और परिवहन व्यवस्था चरमरा जाती है। अमेरिका पर एक अभूतपूर्व साइबर हमला होता है, जिसे बाद में जीरो डे कहा जाता है। इसका असर बहुत भयानक होता है। हवाई जहाज गिर जाते हैं, अस्पतालों की बिजली चली जाती है, ट्रेनें पटरी से उतर जाती हैं और कुछ ही घंटों में हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यह हमला पूरे देश को हिलाकर रख देता है और लोग सरकार से जवाब और नेतृत्व की मांग करते हैं। अब भले ही जॉर्ज मुलन राष्ट्रपति नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे अचानक दोबारा सुर्खियों में आ जाते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में वे एक भावुक भाषण देते हैं और इस त्रासदी के बीच लोगों को उम्मीद देने की कोशिश करते हैं। उनकी बातें पूरे देश में लोगों के दिलों को छू जाती हैं। मौजूदा राष्ट्रपति एवलिन मिशेल, जो देश को शांत करने और सरकार की स्थिति मजबूत करने के लिए जूझ रही होती हैं, एक विवादास्पद फैसला लेती हैं। वह जॉर्ज मुलन को नए बनाए गए जीरो डे कमीशन का प्रमुख नियुक्त करती हैं, जिसे इस हमले की जांच करनी है। लेकिन सभी लोग इस फैसले से सहमत नहीं होते। उनके सबसे बड़े आलोचकों में से एक उनकी अपनी बेटी कांग्रेसवुमन एलेक्जेंड्रा मुलन है। उसका मानना है कि उसके पिता इस काम के लिए सही इंसान नहीं हैं और उनकी भागीदारी से हालात और भी उलझ सकते हैं। जब मुलन इस खतरनाक और संवेदनशील जिम्मेदारी को संभालते हैं, तो रहस्य और गहराता जाता है। CIA निदेशक जेरेमी लैश उन्हें स्थिति की जानकारी देते हैं, लेकिन आधिकारिक सूचना जितनी मिलती है, उतने ही सवाल खड़े हो जाते हैं। जल्द ही मुलन से एक पूर्व मोसाद ऑपरेटिव नातान मिलता है। वह दावा करता है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जो इस हमले को सीधे रूस से जोड़ते हैं। यह खुलासा तनाव को और बढ़ा देता है, लेकिन साथ ही मुलन को यह सोचने पर मजबूर करता है कि असलियत में किस पर भरोसा किया जाए और कौन परछाइयों में बैठकर घटनाओं को अपने हिसाब से मोड़ रहा है। इसी बीच मुलन खुद अजीब और लगभग अलौकिक अनुभव करने लगते हैं। उन्हें बिना वजह अजनबी संगीत सुनाई देता है। एक दिन भीड़ के बीच उन्हें कसम खाकर लगता है कि उन्होंने एना सिंडलर को जिंदा देखा है, हालांकि वह जानते हैं कि एना ट्रेन हादसे में मर चुकी है। उनका मन संदेह और डर का रणक्षेत्र बन जाता है। जो चीजें उनके लिए जानी पहचानी होनी चाहिए, वे उनसे फिसलने लगती हैं। अपने ही तिजोरी में छुपी एक डायरी को वे पहचान नहीं पाते और अपने घर के एक पुराने नौकर को भी नहीं पहचानते। ये कमजोरियां उन्हें गुस्से और निराशा में तोड़ देती हैं और हकीकत और धोखे की रेखा धुंधली होने लगती है। जॉर्ज मुलन एक ताकतवर इंसान भी हैं और एक संकटग्रस्त इंसान भी। वे एक ऐसी राष्ट्रीय जांच के केंद्र में हैं जो देश की दिशा बदल सकती है। लेकिन उनकी मानसिक स्थिति एक डरावना सवाल खड़ा करती है। क्या वह अब भी अपनी याददाश्त पर भरोसा कर सकते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और कहीं ज्यादा खतरनाक खेल चल रहा है? देश अब भी विनाशकारी साइबर हमलों से उबर नहीं पाया है। इसी बीच जॉर्ज मुलन पूरी तरह अपनी नई जिम्मेदारी जीरो डे कमीशन के प्रमुख की भूमिका में कदम रखते हैं। यह पद उन्हें अधिकार और जिम्मेदारी दोनों देता है, लेकिन साथ ही उन्हें कठोर निगरानी के घेरे में भी डाल देता है। उनके हर कदम पर नजर रखी जाती है, हर फैसले को परखा जाता है। जब मुलन अपने साथी आयुक्तों से मिलते हैं, वे लोग जिन्हें इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए चुना गया है, तो वे नेतृत्व का बोझ भी महसूस करते हैं और साथ ही उन पर मंडराते संदेह की गहरी लहर भी। उधर उनकी बेटी एलेक्जेंड्रा राजनीति के मैदान में और गहराई तक खींच जाती है। हाउस स्पीकर रिचर्ड ग्रेयर मुलन के प्रभाव से सतर्क रहते हुए एलेक्जेंड्रा को एक ओवरसाइट कमेटी की प्रमुख नियुक्त करते हैं, ताकि वह कमीशन की गतिविधियों पर नजर रख सके। यह स्थिति पिता और बेटी को राष्ट्रीय मंच पर आमने सामने खड़ा कर देती है, जहां एलेक्जेंड्रा यह साबित करने के लिए कटिबद्ध है कि उसके पिता के तरीके गलत और खतरनाक हैं। लेकिन मुलन खुद भी अब यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि हकीकत क्या है और क्या भ्रम।
अपने निजी अध्ययन कक्ष में वह एक डायरी पर झुककर बैठते हैं जो अस्तव्यस्त और बेतरतीब लिखावट से भरी है, शब्दों और चिन्हों से जो आधी अधूरी और भूली हुई यादों से जुड़े लगते हैं। अजीब फोन कॉल्स जिन्हें उन्होंने पहले महत्वहीन मानकर नजरअंदाज कर दिया था, अब उन्हें नए मायनों के साथ याद आते हैं, मानो वे चेतावनियां थीं जिन्हें वह समझ नहीं पाए। उनका दिमाग एक भूल भुलैया बनता जा रहा है, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ते रहते हैं। इसी दौरान कमीशन को चौंका देने वाली सूचना मिलती है। ब्रॉन्क्स में एक हैकर समूह जो साइबर हमले से जुड़ा था, बेरहमी से मार दिया गया है, कथित तौर पर एक बागी रूसी ग्रू एजेंट के हाथों। केवल एक शख्स जिंदा बचता है जो निकला नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का पूर्व कर्मचारी। उसके पास अंदरूनी जानकारी है और शायद वही असली साजिश की कुंजी अपने पास रखता है। उसे हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन सुराग और भी उलझते चले जाते हैं। इसी बीच रॉजर कार्लसन, जो मुलन का वफादार सहायक और भरोसेमंद साथी है, एक डरावनी खोज करता है। अन्ना सिंडलर का शव, जिसे ट्रेन हादसे में नष्ट मान लिया गया था, गायब है। यह खुलासा उसे अंदर तक हिला देता है। जब वह इसके मायनों से जूझ रहा होता है, तभी अरबती और ताकतवर पावर ब्रोकर रॉबर्ट लिंडन सामने आता है। वह उस पर दबाव डालता है कि कमीशन का पूरा ध्यान सिर्फ रूस को दोषी ठहराने पर रहे। लिंडन बेहद असरदार है, अपनी दौलत और ताकत को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके असली मकसद बिल्कुल साफ नहीं है। कहानी अचानक एक नया मोड़ लेती है। वह बागी रूसी एजेंट जिसने हैकर्स की हत्या की थी, खुद मार दिया जाता है, एक और रूसी ऑपरेटिव के हाथों। वही रूसी ऑपरेटिव रॉजर को धमाकेदार सबूत सौंप देता है कि जीरो डे हमले के पीछे रूस नहीं है। रॉजर यह सबूत मुलन तक पहुंचाता है। मुलन तुरंत व्हाइट हाउस कॉल करते हैं और राष्ट्रपति एवलिन मिशेल को बताते हैं कि इस साइबर हमले में रूस शामिल नहीं है। इस बीच राष्ट्रपति मिशेल एक लाइव टेलीविजन संबोधन में रूस के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की घोषणा करने वाली होती हैं। हालात इतने नाजुक हैं कि अमेरिका और मॉस्को के बीच टकराव की स्थिति बन चुकी है और देश अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के कगार पर खड़ा है। लेकिन ठीक मंच पर जाने से कुछ ही पल पहले नई जानकारी उन्हें रोक देती है। प्रतिशोध की घोषणा रद्द कर दी जाती है। इसके बजाय मुलन खुद मंच पर आते हैं। वह पूरा नैरेटिव बदल देते हैं और ऐसा बयान देते हैं जो दोस्तों और दुश्मनों दोनों को हिलाकर रख देता है। कैमरों के सामने जॉर्ज मुलन रूस पर नहीं बल्कि एक कट्टरपंथी घरेलू आतंकवादी संगठन रीपर्स पर आरोप लगाते हैं। उनके अनुसार इस संगठन ने सरकार का एक बेहद खतरनाक साइबर हथियार, जिसका नाम प्रोटियस है, चुरा लिया और उसे अमेरिकी जनता के खिलाफ इस्तेमाल किया। उनके शब्द पूरे देश में दहशत और गुस्सा फैला देते हैं, मानो अंदर से ही चरमपंथ देश की सुरक्षा को निगल रहा हो। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे सच्चाई बिखरने लगती है। CIA निदेशक जेरेमी लैश चुपचाप राष्ट्रपति मिशेल को बताते हैं कि प्रोटियस वैसा नहीं है जैसा मुलन समझ रहे हैं। यह साइबर हथियार सिर्फ विनाश का साधन नहीं है, यह कहीं ज्यादा जटिल है और शायद सीधे उस रहस्यमयी जाल से जुड़ा हुआ है जिसमें मुलन खुद फंसते जा रहे हैं। भ्रम, रहस्य और छुपे हुए खेलों का जाल। जीरो डे में तनाव और गहराता जाता है क्योंकि जांच अब और अंधेरी और व्यक्तिगत दिशा में मुड़ने लगती है। पूरे अमेरिका में कानून व्यवस्था एजेंसियां उन संदिग्ध लोगों को पकड़ने लगती हैं जिन्हें रीपर्स, वह कट्टरपंथी वामपंथी संगठन जिस पर मुलन ने साइबर हमले का आरोप लगाया है, का सदस्य माना जाता है। अखबारों और न्यूज चैनलों पर गिरफ्तारी की तस्वीरें छा जाती हैं, जिससे यह डर फैलता है कि दुश्मन पहले से ही देश के अंदर मौजूद है। लेकिन यह कार्रवाई जल्दी ही विवाद का रूप ले लेती है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक नाबालिग भी होता है जिस पर गलत आरोप लगे हैं। जब इस घटना को राजनीतिक विश्लेषक एवेन ग्रीन उजागर करते हैं तो जनता में गुस्से की लहर दौड़ जाती है। पहले से ही मुलन के सबसे बड़े आलोचकों में से एक ग्रीन इस मुद्दे को हवा देकर जनता को भड़काता है और कमीशन की कार्रवाई को लापरवाह, असंवैधानिक और खतरनाक बताता है। उधर जॉर्ज मुलन खुद और गहरी अस्थिरता में डूबते जाते हैं। अपने ही दिमाग से परेशान होकर वह अपनी दवाइयां फेंक देते हैं और इलाज जारी रखने से इनकार कर देते हैं, वही इलाज जो उनके दिमाग को स्थिर रखने के लिए जरूरी था। वह रहस्यमयी धुन जिसने पहले भी उन्हें सताया था, फिर लौट आती है। अनपेक्षित पलों में उनके ख्यालों में घुल जाती है, मानो उनकी वास्तविकता पर पकड़ का मजाक उड़ा रही हो। उनकी पत्नी शीला, जो मुलन और जांच के आसपास फैली अराजकता से चिंतित है, एक साहसी कदम उठाती है। वह वैलेरी व्हाइटसेल, मुलन की पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और उन गिने चुने लोगों में से एक जो वास्तव में उनकी राष्ट्रपति पद की अवधि को समझते थे, को फिर से उनकी टीम में शामिल होने के लिए मना लेती है, ताकि मुलन के चारों ओर फैली अराजकता में कुछ व्यवस्था वापस लाई जा सके। इसी दौरान रॉजर कार्लसन खुद एक खतरनाक कदम उठाता है। अब भी अन्ना सिंडलर के शव के गायब होने से परेशान, वह उसकी कब्र खुदवाने का इंतजाम करता है। जांच में उसका DNA मिल जाता है जो यह साबित करता है कि उसकी मौत हुई थी। लेकिन जैसे ही रॉजर को लगता है कि उसने यह रहस्य सुलझा लिया है, नातान, पूर्व मोसाद एजेंट, उसे चेतावनी देता है कि मुलन को तुरंत जांच से पीछे हट जाना चाहिए।
उसकी चेतावनी बेहद गंभीर और रहस्यमयी होती है, यह इशारा करते हुए कि इसमें ऐसे ताकतवर खेल चल रहे हैं जिनसे मुलन अकेले नहीं निपट सकते। लेकिन मुलन रुकने से इनकार कर देता है। नियंत्रण साबित करने के इरादे से वह खुद एक अहम संदिग्ध एरिक हेज से पूछताछ करता है, जिसे रिपर्स से जुड़ा माना जा रहा है। एक सिहरन पैदा करने वाले पल में मुलन नियमों को तोड़ देता है और हेज के परिवार को धमकाता है, जिससे उसे सहयोग करने पर मजबूर करता है। यह कदम बेहद निर्मम है और दिखाता है कि मुलन कितनी दूर जाने को तैयार है। उधर एवेन ग्रीन लगातार मुलन पर हमले करता रहता है, उसकी हर गलती और हर संदिग्ध चाल को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। उसका प्रभाव बढ़ता जाता है। लेकिन अरबती रॉबर्ट लिंडन, जो हमेशा चालबाजी करता रहता है, फिर से बीच में आता है। इस बार वह रोजर को ब्लैकमेल करता है कि वह ऐसे फोटो सौंप दे जो ग्रीन को एरिक हेज से जोड़ते हों, क्योंकि लिंडन की ग्रीन से कोई निजी दुश्मनी है। मजबूरी में रोजर उसकी बात मान लेता है और लिंडन की चालों में और गहराई तक फंस जाता है। मुलन और ग्रीन के बीच की दुश्मनी आखिरकार फूट पड़ती है। ग्रीन की लगातार झड़ उगलती आलोचनाओं से थककर मुलन एक चरम और गैरकानूनी कदम उठाता है। वह बिना वारंट के ग्रीन की गिरफ्तारी का आदेश दे देता है। सत्ता के इस खुले दुरुपयोग से उसके सबसे करीबी लोग भी हिल जाते हैं। इसी दौरान रोजर को और भी चौंकाने वाली चीज मिलती है, मुलन की एक नोटबुक जिसमें पागलपन भरी लिखावट, बेतुके विचार और असंबंधित कड़ियां भरी हुई हैं, जो यह दिखाती हैं कि उसका मानसिक संतुलन कितना नाजुक हो चुका है। इस उथल पुथल के बीच अलेक्जेंड्रा और रोजर फिर एक दूसरे की ओर खींचते हैं और अपने जटिल रिश्ते को दोबारा शुरू कर देते हैं। उनका यह निजी जुड़ाव बड़े राजनीतिक ड्रामे से टकराता है, जिससे निष्ठाओं और प्राथमिकताओं में और दरारें पड़ जाती हैं। उधर जैसे ही वैलेरी व्हाइटसेल फिर से टीम में लौटती है, वह तुरंत जवाब तलाशने लगती है। वह सीधे CIA डायरेक्टर जेरेमी लैश का सामना करती है और प्रोटियस नामक उस साइबर हथियार के बारे में सच्चाई जानना चाहती है जो इस जांच के केंद्र में है। लैश शांति से लेकिन सख्ती के साथ कहता है कि प्रोटियस को दोबारा सक्रिय नहीं किया गया है, लेकिन उसकी बातें यकीन से ज्यादा शक छोड़ जाती हैं। अगर सच में प्रोटियस सक्रिय नहीं है, तो फिर कौन सी ताकत देश में तबाही मचा रही है और मुलन क्यों इसके उलट इतना यकीन कर रहा है? अब जॉर्ज मुलन की तस्वीर एक मजबूत नेता की नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति की बन रही है जो दबाव में टूट रहा है, भ्रम और मतिभ्रम से परेशान, पागलपन से अंधा और हालात पर काबू पाने के लिए कानून तोड़ने तक को तैयार। जीरो डे में संकट अब और भी डरावना रूप ले लेता है, क्योंकि अमेरिका की नाजुक स्थिरता पूरी तरह हिलने लगती है। जब देश पहली साइबर हमलों से थोड़ा संभलने लगता है, तभी एक और भयानक हमला होता है। इस बार देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक पर लाखों अमेरिकियों के खाते अचानक बंद हो जाते हैं। ATM काम करना बंद कर देते हैं, ऑनलाइन लेन देन गायब हो जाते हैं और लोगों में दहशत फैल जाती है। एक बड़े आर्थिक संकट के डर से राष्ट्रपति एवलिन मिशेल एक बड़ा फैसला लेती हैं। वह पूरे देश में बैंकिंग लेन देन को वीकेंड के लिए रोक देती हैं। लेकिन जो कदम हालात को शांत करने के लिए उठाया गया था, वही लोगों के गुस्से को और बढ़ा देता है। देश भर में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग डरने लगते हैं कि अब वे अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपनी रोजी रोटी भी खो देंगे। उधर जॉर्ज मुलन और उसके विरोधियों के बीच राजनीतिक और निजी लड़ाई और जहरीली होती जा रही है। मुलन के आदेश पर गिरफ्तार किए गए इवान ग्रीन पूछताछ के दौरान हर मौके पर उसे और कमीशन के जांच अधिकारी कार्ल ओटिएनो को चिढ़ाता है। वह उनकी जांच का मजाक उड़ाता है, लेकिन धीरे धीरे असली जानकारी देना शुरू करता है। वह क्रीपर्स नाम के संगठन के कुछ सदस्यों की पहचान बताता है, जिससे जांच में आगे बढ़ने की उम्मीद बनती है। फिर भी मुलन की उसे चुप कराने की जिद इन सब बातों पर भारी पड़ती है। इस बीच पत्रकार वैलेरी व्हाइटसेल सच की तलाश में एक बड़ी खोज करती है। वह उस आखिरी वैज्ञानिक को ढूंढ निकालती है जो प्रोटियस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वैज्ञानिक बताता है कि प्रोटियस सिर्फ एक साइबर हथियार नहीं है, यह ऐसा न्यूरोलॉजिकल दिमाग पर असर डालने वाला उपकरण है जो दूर से इंसान के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। यह सुनकर वैलेरी हैरान रह जाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि यह मुलन के अजीब भ्रम, याददाश्त की गड़बड़ी और उसके दिमाग में बजने वाले रहस्यमय गीत का कारण भी हो सकता है। जब वैलेरी अपनी खोज मुलन को बताती है, तो दोनों को एक डरावना शक होने लगता है, शायद खुद मुलन ही इस साजिश का निशाना है। उसे निगरानी से बचाने के लिए वे उसके ऑफिस में एक छोटा सा स्किट टेंट बनाते हैं, ताकि वहां कोई बाहरी संकेत या जासूसी उपकरण काम न कर सके। यह एक साधारण लेकिन बेहद जरूरी कोशिश थी, तूफान के बीच एक सुरक्षित जगह बनाने की। जब वे मानसिक हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसी समय रोजर कार्लसन क्रीपर्स ग्रुप की जांच में और गहराई तक जाता है। उसे पता चलता है कि इस ग्रुप के पास जो रेडियो उपकरण मिला था, उसका संबंध अरबती रॉबर्ट लिंडन से है, वही व्यक्ति जो शुरू से ही पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहा था।
और भी डरावनी बात यह है कि रोजर को पता चलता है कि रीपर्स एक रहस्यमयी फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेज रहे हैं जो शायद प्रोटियस से जुड़ी हो या उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ हो। अब पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे हैं, लेकिन तस्वीर हर पल और डरावनी होती जा रही है। मुलन और वैलेरी मुलन की पत्नी शीला को भी इस शक के बारे में बताते हैं। वे मुलन के दिमाग की जांच के लिए कई टेस्ट करवाते हैं और शुरुआती नतीजों में सब कुछ ठीक लगता है, मुलन सामान्य दिखता है। लेकिन उसी के तुरंत बाद वह एक खौफनाक कदम उठाता है। वह आदेश देता है कि इवान ग्रीन को ज्यादा जानकारी निकालने के लिए यातना दी जाए। यह देखकर साफ हो जाता है कि चाहे उसका दिमाग ठीक हो, लेकिन उसकी इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही है। उधर कुछ गुप्त लोग रोजर के पीछे पड़ जाते हैं। वे उसे ब्लैकमेल करते हैं और धमकी देते हैं कि अगर वह मुलन को कमीशन से हटने के लिए मजबूर नहीं करेगा तो उसे भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन रोजर वफादारी और डर के बीच फंसा हुआ एक जोखिम भरा फैसला लेता है। वह मुलन के साथ धोखा करने के बजाय एलेक्जेंड्रा को सारा सच बता देता है। लेकिन यह सच्चाई बोलने की हिम्मत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत बन जाती है। गुप्त एजेंट रोजर पर हमला करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं, लेकिन इसे इस तरह दिखाया जाता है जैसे उसने नशे की ज्यादा मात्रा लेकर खुदकुशी की हो। यह खबर मुलन के लिए बहुत बड़ा झटका बन जाती है। उसे अपने बेटे की दर्दनाक मौत याद आ जाती है जो इसी तरह रहस्यमय हालात में हुई थी। पुराने जख्म फिर से खुल जाते हैं और वह अंदर से टूटने लगता है। पूरा देश अब डर और शक के माहौल में डूबता जा रहा है। इसी बीच संसद के स्पीकर रिचर्ड ग्रेयर मुलन के खिलाफ अपनी राजनीतिक जंग और तेज कर देता है। वह मुलन की पत्नी शीला को कांग्रेस में गवाही देने का आदेश देता है ताकि मुलन की निजी जिंदगी सबके सामने आ जाए। इससे न सिर्फ मुलन की छवि पर असर पड़ता है, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठने लगते हैं। अब जॉर्ज मुलन पूरी तरह अकेला पड़ जाता है, राजनीतिक दुश्मनों से घिरा हुआ, निजी दुखों से टूटा हुआ और खुद अपने दिमाग पर शक करने लगा है। जीरो डे की साजिश अब पूरी तरह उसके चारों ओर जाल की तरह कसती जा रही है। जितना वह इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, उतना ही वह धोखे और चालबाजी के इस अंधेरे जाल में और गहराई तक फंसता चला जाता है। इवान ग्रीन, जिसे बाकी कैदियों के साथ रिहा कर दिया जाता है, अब चुप नहीं बैठता। जेल में उसके साथ हुई यातनाओं को वह अब पूरे देश के सामने लाता है। वह बताता है कि कैसे मुलन के आदेश पर उसके साथ जुल्म किए गए। उसकी कहानी हर बड़े न्यूज चैनल पर फैल जाती है और लोग मुलन को अब हीरो नहीं बल्कि एक निर्दयी शासक के रूप में देखने लगते हैं। जल्द ही यह भी सामने आता है कि रॉबर्ट लिंडन द्वारा दिए गए वे फोटो जिनसे ग्रीन को एरिक हेज से जोड़ा गया था, असली नहीं बल्कि डीप फेक थे। यानी पूरी कहानी एक बड़ी साजिश थी। इस खुलासे से कमीशन की साख और गिर जाती है और मुलन पहले से भी ज्यादा कमजोर स्थिति में आ जाता है। उधर शीला मुलन भी अपने खुद के इम्तिहान से गुजर रही होती है। उसे ओवरसाइट कमेटी के सामने गवाही के लिए बुलाया जाता है। स्पीकर रिचर्ड ग्रेयर उस पर कई झूठे आरोप लगाता है ताकि उसके जरिए मुलन की छवि को तोड़ा जा सके। लेकिन शीला हिम्मत नहीं हारती। वह शांत रहकर ग्रेयर के हर सवाल का जवाब देती है और साबित करती है कि यह सब राजनीति से प्रेरित है। उसकी गवाही से कुछ समय के लिए मुलन के परिवार की इज्जत बच जाती है, लेकिन इससे ग्रेयर का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब वह मुलन को पूरी तरह खत्म करने की ठान लेता है। रोजर कार्लसन की मौत का दर्द अभी भी मुलन के दिल में ताजा है। रोजर के अंतिम संस्कार के दिन मुलन को एक नया सच पता चलता है। रोजर की चीजों में से उसे एक चिट्ठी मिलती है जो उसके लिए छोड़ी गई थी। उस चिट्ठी में रोजर ने रॉबर्ट लिंडन और रीपर्स के बीच का सीधा संबंध बताया होता है। यह जानकारी साबित करती है कि रोजर आखिर तक मुलन का सच्चा साथी था। साथ ही यह कमीशन के लिए एक बड़ा सुराग बन जाती है। रोजर की फाइलों की मदद से वे आखिरकार रीपर्स की रहस्यमयी रेडियो फ्रिक्वेंसी को डिकोड कर लेते हैं और अब उनके पास वह रास्ता है जो जीरो डे हमले के असली गुनहगारों तक पहुंचा सकता है। राष्ट्रपति मिशेल मुलन को सिर्फ 24 घंटे का समय देती हैं ताकि वह इस सबूत का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि इसके बाद ग्रेयर उसे कमीशन से हटाने की तैयारी में है। वक्त कम है, इसलिए मुलन और उसकी टीम एक साहसी योजना शुरू करती है। वे उसी रहस्यमयी फ्रीक्वेंसी को चारा बनाते हैं और एक रीपर एजेंट को पकड़ने में सफल होते हैं। उस एजेंट से उन्हें एक चौंकाने वाला नाम मिलता है, टेक्नोलॉजी की दुनिया की मशहूर अरबती मोनिका किडर। वह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली महिला है जिसकी कंपनी पूरी दुनिया में जानी जाती है। लेकिन अब सबूत बताते हैं कि वही जीरो डे साइबर हमले की असली मास्टरमाइंड में से एक है। कमीशन तुरंत हरकत में आता है और मोनिका किडर के हाई सिक्योरिटी वाले घर को घेर लेता है। अंदर किडर आत्मविश्वास से भरी रहती है और मुलन को धमकाती है कि अगर उसने कुछ किया तो वह उसका सबसे बड़ा राज सबके सामने ला देगी कि वैलेरी व्हाइटसेल की बेटी की असली पिता वही जॉर्ज मुलन है। यह सुनकर मुलन हिल जाता है, क्योंकि यह उसकी साख और करियर दोनों को तबाह कर सकता है।
जैसे जैसे टकराव बढ़ता है, हालात अचानक हिंसक हो जाते हैं। किसी अज्ञात ताकत द्वारा किडर के सुरक्षा सिस्टम को हैक कर लिया जाता है, जिससे वहां अफरातफरी मच जाती है। गोलीबारी शुरू हो जाती है और इस मुठभेड़ में कमीशन का जांच अधिकारी कार्ल ओटिएनो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। गड़बड़ी और डर के बीच आखिरकार मोनिका किडर को पकड़ लिया जाता है और हिरासत में ले लिया जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे जीत मिल गई हो। किडर की गिरफ्तारी के साथ ही उसकी कंपनी और जीरो डे साइबर हमले के बीच का संबंध सबके सामने आ जाता है। जिस सच की तलाश में मुलन इतने समय से भागदौड़ कर रहा था, वह अब उसके हाथ में है। लेकिन सच पूरी तरह सामने आने से पहले ही मामला फिर से चौंकाने वाला मोड़ ले लेता है। मोनिका किडर अपनी जेल की कोठरी में मरी हुई पाई जाती है। उसकी मौत को ऐसे दिखाया जाता है जैसे उसने खुदकुशी की हो। अब वह अकेली शख्सियत जो जीरो डे साजिश के अंदरूनी रहस्य उजागर कर सकती थी, हमेशा के लिए चुप करा दी जाती है। सरकार जनता के सामने मोनिका किडर को जीरो डे साइबर हमलों की मास्टरमाइंड बताती है। उसकी जेल में मौत को इस पूरे मामले का अंतिम अध्याय बताया जाता है, ताकि डरी हुई जनता को यह लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन मुलन को शक होता है कि सिर्फ लिंडन और किडर इतने बड़े साइबर हमले अकेले नहीं कर सकते। जरूर सरकार के अंदर से भी किसी ने मदद की है। उसे लगता है कि किडर की मौत भी किसी गंदी साजिश का हिस्सा है। इसलिए वह सच्चाई तक पहुंचने के लिए और गहराई से जांच शुरू करता है। तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। यह खुलासा होता है कि एलेक्जेंड्रा मुलन, जो जॉर्ज मुलन की खुद की बेटी है, और स्पीकर रिचर्ड ड्रेयर भी इस जीरो डे साजिश का हिस्सा हैं। साथ ही कुछ और सांसद भी इसमें शामिल हैं। लेकिन यह सच जॉर्ज मुलन को नहीं पता। एलेक्जेंड्रा मुलन को सच्चाई का पता है। उसे एहसास होता है कि किडर असली गुनहगार नहीं थी, बल्कि उसे बलि का बकरा बनाया गया था। अब एलेक्जेंड्रा को डर लगने लगता है कि स्पीकर ड्रेयर और उनके साथी नेता बहुत आगे निकल गए हैं। जो साजिश उन्होंने जनता की राय बदलने और सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए रची थी, वह अब काबू से बाहर हो गई है। एलेक्जेंड्रा का डर सही साबित होता है। एक और बड़ा साइबर हमला पूरे देश को अंधेरे में डुबो देता है। बिजली की सप्लाई खत्म हो जाती है, शहरों में हंगामा मच जाता है और पूरे अमेरिका में डर और गुस्से की लहर फैल जाती है। इस अफरातफरी के बीच मुलन के काफिले पर गुस्साई भीड़ हमला कर देती है। लोगों को लगता है कि जॉर्ज मुलन ही भ्रष्टाचार और झूठ का असली चेहरा है। भीड़ गाड़ियों को घेर लेती है और सबको मार डालने की कोशिश करती है। ठीक उसी वक्त सीआईए डायरेक्टर जेरेमी लैश अपनी टीम के साथ पहुंचकर मुलन और उसके परिवार को मौत से बचा लेता है। लेकिन फिर वह एक चाल चलता है। वह खबर फैलाता है कि जॉर्ज मुलन दंगे में मारा गया है। यह झूठ वह इसलिए फैलाता है ताकि मुलन छिप सके और दुश्मन भ्रम में रहें। अब जब पूरा देश सोचता है कि मुलन मर चुका है, वह गुप्त रूप से छिप जाता है। उसकी पत्नी शीला, वैलेरी व्हाइटसेल और उसकी बेटी के पास शरण लेती है। इस बीच मुलन मौका पाकर अपनी बेटी एलेक्जेंड्रा से आमने सामने मिलता है। पहली बार पिता और बेटी सच्चाई के दो अलग अलग पक्षों पर खड़े होते हैं। एलेक्जेंड्रा बहुत पछतावे और डर में अपने पिता से सब कुछ कबूल कर लेती है। वह बताती है कि वह जीरो डे साजिश में शामिल थी। वह नाम लेती है ड्रेयर, किडर और लिंडन। एलेक्जेंड्रा बताती है कि जीरो डे का आइडिया किडर का था और लिंडन ने इसमें मदद की थी। वह मानती है कि उसके इस कदम से कई लोगों की जानें गईं और देश लगभग तबाह हो गया। अब उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। मुलन का दिल टूट जाता है। वह अपनी बेटी में धोखा और पछतावा दोनों देखता है। अब उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वह अपनी बेटी की रक्षा करे या देश को बचाने के लिए उसकी सच्चाई सबके सामने लाए? थोड़े समय बाद मुलन खुद ड्रेयर से आमने सामने मिलता है। यह एक बहुत ठंडी और डरावनी मुलाकात होती है। ड्रेयर साफ साफ अपनी सोच बताता है। वह कहता है कि जीरो डे हमले देश को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे काबू में रखने के लिए किए गए थे। उसका कहना है कि अगर देश में डर और अव्यवस्था केओस फैलाई जाए तो सरकार को मजबूर किया जा सकता है कि वह सारी ताकत अपने हाथ में ले ले। इससे कांग्रेस, संसद एकजुट हो जाएगी, विरोध करने वाले चुप हो जाएंगे और सत्ता पूरी तरह उनके नियंत्रण में आ जाएगी। ड्रेयर के लिए मकसद ही सब कुछ है, चाहे रास्ता गलत ही क्यों न हो। लेकिन मुलन के लिए यह लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का अपमान है। फिर भी ड्रेयर मुलन को नहीं मारता। वह उसे जिंदा छोड़ देता है ताकि मुलन खुद इस बड़े नैतिक सवाल से जूझे। क्या वह सच सबके सामने लाकर अपनी बेटी को खो दे या सच छिपाकर देश में झूठी शांति बनाए रखे? इस बीच कमीशन देश में व्यवस्था वापस लाने में सफल होता है। सिस्टम फिर से चालू हो जाते हैं और जीरो डे वायरस पूरी तरह मिटा दिया जाता है। अब संकट खत्म होता दिखता है। राष्ट्रपति एवलिन मिशेल मुलन को एक आसान रास्ता सुझाती हैं। वह कहती हैं, हम सच्चाई को छिपा सकते हैं ताकि जनता का भरोसा बना रहे।
असली गुनहगारों को सजा न मिले, लेकिन देश में शांति बनी रहे। मुलन अब फर्ज और परिवार के बीच फंस जाता है। उसे शक होने लगता है कि शायद प्रोटियस, वह दिमाग पर असर करने वाला हथियार, असल में कभी था ही नहीं। शायद जो कुछ उसने महसूस किया, डर, भ्रम, लक्षण, वह सब सिर्फ उसके दुख, तनाव और दूसरों की चाल का नतीजा था। यह शक उसे अंदर से खाता रहता है, लेकिन अब कोई साफ जवाब नहीं मिलता। आखिरकार मुलन एक आखिरी बार लोगों के सामने आता है। वह कांग्रेस और पूरे देश के सामने लाइव भाषण देता है और कमीशन की आखिरी रिपोर्ट पेश करता है। शुरुआत में वह वही बोलता है जो सरकार ने तय किया था, ताकि सच्चाई छिपी रहे। लेकिन अचानक उसे अपनी बेटी एलेक्जेंड्रा का लिखा हुआ एक खत याद आता है, जो उसने उसे छोड़कर गई थी। उस खत में उसकी गलती और साजिश में उसकी भूमिका का पूरा सच लिखा होता है। उस खत के शब्द मुलन के दिल को चीर देते हैं। उसी पल वह फैसला करता है कि अब वह झूठ नहीं बोलेगा। मुलन सबके सामने सच बोल देता है। वह नाम लेता है ड्रेयर, एलेक्जेंड्रा, किडर, लिंडन और बाकी सब साजिश में शामिल लोगों के। इस खुलासे से पूरा देश हिल जाता है। सरकार पर लोगों का भरोसा टूट जाता है और देश का भविष्य अस्पष्ट और अस्थिर हो जाता है। लेकिन मुलन के लिए यह कदम बलिदान भी है और मुक्ति भी। उसने अपनी बेटी को इतिहास के न्याय में खो दिया, लेकिन अपने ज़मीर और सच्चाई को बचा लिया। जब सब कुछ शांत हो जाता है, जॉर्ज मुलन सार्वजनिक जीवन से दूर चला जाता है। वह टप्पन जी ब्रिज के पास अपने पुराने घर लौटता है, वहीं जहां यह कहानी शुरू हुई थी। वह अपने अधूरे नोट्स और यादों के सामने बैठता है, वो पन्ने जिन्हें वह कभी अपनी आत्मकथा में बदलना चाहता था। धीरे धीरे वह वे सारे पन्ने आग में जला देता है। शब्द, यादें और अतीत के सारे साये राख बनकर उड़ जाते हैं। अब उसका सार्वजनिक जीवन खत्म हो गया है। उसका परिवार टूट चुका है और देश जीरो डे के जख्मों के साथ एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहा है।